दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 1975 में लगी इमरजेंसी और प्रेस सेंसरशिप के बारे में। तारीख में 28 जून 1975 का दिन आपातकाल के वक्त की गई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का गवाह है। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार के जरिए इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इसके 2 दिन बाद ही यानी 28 जून 1975 को राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर पहरा बिठाने के साथ प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार के बाद ये पहला मौका था जब ऐसा पहली बार हुआ था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए उसके चुनाव को रद्द करने के बाद त्याग पत्र देने के बजाय अपने ओहदे पर बने रहने के लिए 25-26 जून 1975 की आधी रात को देश में जो इमरजेंसी लगाई, उसकी सबसे बड़ी मार प्रेस पर ही पड़ी थी। उस वक्त आलम ये था कि अखबारों में छपने वाली खबरों को सेंसर किया जाने लगा। उन्हें छापने से पहले सरकार की इजाजत लेना जरूरी कर दिया गया। बताया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान 3801 न्यूज़पेपर्स के डिक्लेरेशन जब्त कर लिए गए। 327 जर्नलिस्ट को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के नाम पर बंद कर दिया गया और 290 अखबारों के एडवर्टीजमेंट रोक दिए गए। हालात इस कदर बिगड़े कि टाइम्स और गार्जियन जैसे विदेशी संस्थानों के समाचार प्रतिनिधियों को भारत से बाहर जाने को कह दिया। वहीं रॉयटर्स समेत कई दूसरी न्यूज एजेंसियों की टेलेक्स और टेलीफोन काट दिए गए। ये इमरजेंसी फ्री प्रेस के लिए उस वक्त के कोरोना से कम नहीं था। उस दौर में बड़े अखबारों के कार्यालय दिल्ली के जिस बहादुर शाह जफर मार्ग पर थे, वहाँ की बिजली लाइन काट दी गई ताकि अगले दिन के अखबार छप ही ना पाए। जो अखबार छप भी गए, उनके बंडल जब्त कर लिए गए। हॉकरों से अखबार छीन लिए गए। 26 जून की दोपहर होते होते प्रेस सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी को रौंद डाला गया। अखबारों के दफ्तरों में सेंसर अधिकारी बिठा दिए गए। बिना सेंसर अधिकारी की इजाजत के अखबारों में पॉलिटिकल न्यूज नहीं छापी जा सकती थी। जब इंद्र कुमार गुजराल सरकार के मन मुताबिक मीडिया को काबू नहीं कर पाए, तो इमरजेंसी के शुरुआती दिनों में उन्हें हटाकर विद्याचरण शुक्ल को नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर समेत लगभग 250 जर्नलिस्ट को पूरी इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 50 से ज्यादा पत्रकारों, कैमरामैन की सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं, आयकर, बिजली, नगर पालिका के बकाये की आड़ में अखबारों पर छापे डाले गए। बैंकों को कर्ज देने से रोक दिया गया। कुछ अखबारों ने सेंसरशिप के पहले दिन विरोध में संपादकीय स्थान को खाली छोड़ दिया। एक अखबार ने सेंसरशिप की आंखों से बचकर शोक संदेश के कॉलम में छापा था, आजादी की मां और स्वतंत्रता की बेटी लोकतंत्र की 26 जून 1975 को मृत्यु हो गई। हालांकि आपातकाल की जातियों के समाचार को विदेशी अखबारों में छपने से सरकार रोक नहीं पा रही थी। इंदिरा गांधी विदेशी पत्रकारों पर काफी नाराज थी। लोग विश्वसनीय समाचार के लिए आकाशवाणी के बजाय बीबीसी न्यूज पर यकीन करने लगे थे। भारत में बीबीसी के चीफ रिपोर्टर मार्क टूली को 24 घंटे के अंदर मुल्क बदर होने पर भारत में बीबीसी के चीफ रिपोर्टर मार्क टूली को 24 घंटे के अंदर मुल्क बदर होने पर मजबूर किया गया। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स, न्यूज़वीक, द डेली टेलीग्राफ के संवाददाताओं को भी मुल्क छोड़ना पड़ा था। सरकार पर कटाक्ष करने वाले कार्टून, व्यंग, चुटकुले भी सेंसर की मार से बच नहीं पाए थे। केवल पत्रकार ही नहीं, फिल्मी हस्तियों पर भी गाज गिरी थी। जो अभिनेता कलाकार सरकार की हिमायत में नहीं थे, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पॉपुलर सिंगर किशोर कुमार के रोमांटिक फिल्मी गानों का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया। गुलजार की फिल्म आंधी पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि उसमें एक्ट्रेस सुचित्रा सेन और एक्टर संजीव कुमार फिल्म में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी से मिलते जुलते लगते थे। कांग्रेस सांसद अमृत नाहटा की फिल्म पिस्सा कुर्सी का भी आपातकाल का शिकार हुआ। फिल्म के प्रिंट को जला दिया गया। प्रेस पर ऐसे कठोर अंकुश लगाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी जमीनी हकीकत से काफी दूर हो गई। जनता के बड़े वर्ग में भीतर भीतर ऐसा गुस्सा पनप रहा था कि जब आपातकाल हटने के बाद मार्च 1977 में
संसदीय चुनाव हुए तब लगभग पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। प्रेस की आजादी छीनने की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।